नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। भारत माता की जय हो अंजू और जय श्री राम। भारत माता की जय हो, जय श्री राम। सर ये बताइए कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इस वक्त सबसे ज़्यादा अशांति क्यों देखने को मिल रही है? वहाँ से लगातार हंगामे की खबरें आ रही हैं। देखो, लॉ ऑफ हिंदुइज्म में एक सोच है, लॉ ऑफ कर्मा। जब आदमी का पाप का घड़ा भर जाता है तो पानी बाहर फेंकने लगता है, बाहर फिर घड़ा में नहीं रह पाता है। पाकिस्तान के आर्मी का और पाकिस्तान के आईएसआई का पाप का घड़ा भर चुका है। सच ये है कि जो पीओके है, वाटर पानी के रिसोर्सेज के मामले में बहुत धनी है, और जो पाकिस्तान को जो जितना भी बिजली सप्लाई हो रहा है ये पीओके का पानी है। पीओके पानी की वजह से ये बिजली मिल रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान क्या दे रहा है पीओके? कुछ नहीं। मतलब पानी रॉ मटेरियल लिया और जो एंड प्रोडक्ट है बिजली, उसको 3 गुना 4 गुना स्केल पे पीओके को दिया जा रहा है। उसके बाद पीओके के 33% नौजवान अनएम्प्लॉयड हैं। पर फोर्स उनको पीओके छोड़ के विदेश जाना पड़ता है। जो यहाँ पर उनके पूर्वज बच्चे ये हैं, पेरेंट्स हैं, चाहे इन लॉ साइड के हों या अपने तरफ से हों, वो बूढ़े हो जाते हैं। तो जब वो विदेश में है तो उनका देखभाल कौन करेगा? तो यहाँ असंतोष है, गरीबी है। जिस तरह से दुर्व्यवहार एडमिनिस्ट्रेशन करती है पाकिस्तान सरकार की, उससे लोग नाराज हैं। वहां का जो एसडीएम में वीडियो आपने देखा होगा, 1-2 दिन पहले जो एसडीएम लेडी आई थी, उसको लोगों ने घेर लिया, उसका अच्छा स्वागत किया। देखिए, जब आदमी एक सहने की भी सीमा होती है, जब सीमा की लक्ष्मण रेखा कोई भी क्रॉस करता है तो बवंडर तो होगा, विद्रोह होगा, वो स्वाभाविक है। लॉ ऑफ कर्मा का आउटकम है, फ्रस्ट्रेशन का है। आदमी जीना चाहता है शांति से, सम्मान के साथ। जब आप दोनों नहीं देंगे तो विद्रोह होगा। और पाकिस्तान में तो सब जगह गदर है, बलूचिस्तान में गदर नहीं है। वहां पाकिस्तान के नौजवानों को स्कल में छेद छेद करके मारा जाता है बुलेट से। क्या कल्पना कर सकती हैं आप? और ये लोग कभी कभी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। तो पीओके की जो समस्या है वह है निराशा, भूख, बेरोजगारी, अन्याय। ये सब जो कॉकटेल्स, जो मिक्सचर बन रहा है, ये जन्म दे रहा है एक विद्रोह को। अब लोगों ने फैसला कर लिया है कि भाई हमको हिंदुस्तान के साथ जाना है, नहीं तो ये पाकिस्तान के साथ रहेंगे तो हमारी बर्बादी तय है। इसीलिए अच्छा, लोग भी देख रहे हैं कि हिंदुस्तान किस, अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पिछले महीने का रिपोर्ट देखिए, सीआईए शॉक्ड है, यूरोपियन यूनियन शॉक्ड है, आईएमएफ एडमिट कर रहा है। मतलब जिस तेज गति से हम लोग का फॉरेन फॉरेक्स जो बढ़ रहा है, वो तो मतलब सोच के बाहर है। तो सब देख रहे हैं यही 2014 के पहले इस देश की क्या हालत थी। आपको याद होगा कि चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे जी। तो सोना गिरवी रखा गया था लंदन में। सोना, जो हमारा सोना था आरबीआई का, वो गिरवी रखा गया था। हमारी ये हालत थी। और इस बर्बादी का कारण कौन है? जो लोग पहले कुर्सी में बैठे थे, उनको जवाब देना पड़ेगा। ये हालत हुआ कैसे? उस बीमारी का डायग्नोसिस करना पड़ेगा, जी। बीमारी हुई क्यों। तो कहाँ वो देखिए कि हम लोग गोल्ड रिजर्व लंदन में रखा था, और कहाँ अब हम 5वां सबसे सशक्त आर्थिक व्यवस्था बन गए। अब मोदी जी के अनुसार 1-1.5 साल के अंदर हम जापान या जर्मनी को क्रॉस कर जाएंगे, अब तो तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। जी। तो विश्व का तीसरा सबसे शक्तिशाली आर्थिक रूप से ये देश सब चाहेगा। आदमी सब चाहता है मैत्री करना धनी से, नहीं भी रिश्तेदारी होती तो रिश्ता जोड़ लेता है। या सर मैं वापस पीओके की तरफ आपको ला रही हूँ। ये टाइमिंग जो है, क्योंकि एक तरफ हमारे गृह मंत्री ने भी कहा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि बहुत जल्द वो भारत में शामिल होगा। तो क्या ये जब बयान जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तक पहुंचते हैं, वहां के लोगों तक पहुंचते हैं, तो उनका हौसला बढ़ जाता है, इसलिए
इन बयानों के बाद वहां पर जो कुछ हो रहा है उस हंगामे में हमने देखा है कि एकदम से बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है, उसका कनेक्शन है क्या? एकदम एकदम। देखिए, जब आदमी डूबता रहता है ना, तो जब कहीं से उसको मदद का लगता है स्कोप, तो वो जानता है कि मेरे पीछे एक महाशक्ति खड़ी है। आज पीओ की हालत बहुत खराब है। पीओ इस समय, जब प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, अमित शाह जी हो, जब इस तरह का वक्तव्य देते हैं, जब राजनाथ सिंह जी हो ऐसा वक्तव्य देते हैं, तो पीओ के लोगों को लगता है कि हम अनाथ नहीं हैं, हमारे पीछे एक महाशक्ति खड़ी है। और आज न कल वो महाशक्ति हमको इस, जैसे भगवान श्री कृष्ण के बाद बोलते हैं ना, तारनधार बोलते हैं ना भगवान श्री कृष्ण को, तो ये तारनधार के रूप में मोदी जी उतरेंगे स्टेज पे, हमको बचा लेंगे। तो टाइम ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन का टाइम है, और वहां संदेश देना जरूरी है पीओ के लोगों को कि थोड़ा सब्र रख लो, तुम्हारे के दुख के दिन अब खत्म होने वाले हैं जल्दी। तो ये अच्छी बात है। और जिस तरह से माहौल बिगड़ा हुआ है पीओके में, उस तरह से आप मान के चलिए कि ये अब बेकाबू हो रहे हैं। और यदि पाकिस्तान आर्मी फिर वही बांग्लादेश वाला एक्सपेरिमेंट दोहराने की कोशिश करेगी, तो इस बार तो हम लोग ऑफेंसिव मूड में आएंगे। हम वेट नहीं करेंगे अटैक पाने के लिए। ऑप्शंस क्या है भारत सरकार के सामने या फौज के सामने? देखिए, ऑप्शंस हमारे अनुसार 5 ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पे मुद्दा उठाया जाए कि महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जो कि अनकंडीशनल था, जिसके तहत पूरा क्षेत्र इंक्लूडिंग तिब्बत भारत देश का है। तिब्बत भी हमारा है, क्योंकि तिब्बत महाराजा हरि सिंह जी का था। उन्होंने कोई अनकंडीशनल मर्जर था ये। तो एक चीज बताओ अंजू, कि आप एक प्रॉपर्टी बेचती हो और नहीं, आपने बेचा और XYZ क्लेम करता है ये प्रॉपर्टी उसकी है, आपने मुझे बेचा, रजिस्ट्रेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, जो भी लेन देन था, इसमें तो फाइनेंशियल कुछ लेन देन था ही नहीं, तो 2 डॉक्यूमेंट तो है ना हमारे पास। पाकिस्तान के पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, मैं ये जानना चाहता हूं। किस आधार पे पाकिस्तान बोलता है पीओके हमारा, किस आधार पे? आपने तो छल कपट से, और नेहरू परिवार जो कमजोर देश को एडमिनिस्ट्रेशन दी है, उसके कारण आप जोर जबरदस्ती करके ले लिए पीओके। अब हमारी सरकार मजबूत है, तो हम लोग वापस ले लेंगे। जब एक गांव में जब बच्चे छोटे होते हैं, अनाथ हो जाते हैं, तो जो पड़ोसी चाचा है वो जमीन दबोच लेते हैं, ले लेते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं, पहलवानी करके मजबूत हो जाते हैं, तो वो वापस जमीन ले लेते हैं। ये खेल है, प्रकृति का नियम है। अब हम सशक्त हैं, हमारा एथिकली, मॉरली, लीगली, कानूनी दृष्टिकोण से ये जमीन हमारा है और हमारे पास आना चाहिए। सिंपल लॉजिक, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये हमारा है, हमको दे दो वापस। और देने के या तो प्यार से दे दो, नहीं तो घी सीधे नहीं निकलेगी तो उंगली टेढ़ा करके निकालेंगे। तो ऑप्शंस की जो आपने बात की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठाना कोई बात बनेगा नहीं उससे। यूनाइटेड नेशंस क्या करता है? इजराइल का वॉर खत्म कर दिया, रूस यूक्रेन का वॉर खत्म कर दिया, ओबामा ने इतने देशों पर अटैक किया, खत्म कर दिया। चाइना जोंगुआ में विश्वास करता, विस्तारवाद में विश्वास करता है, उसको रोक दिया। कुछ नहीं है। ये लोग यूनाइटेड नेशंस में बैठ के कॉफी पीते हैं, एसी में बैठते हैं, आनंद लेते हैं जिंदगी और टिप्पणी करते हैं। तो उससे कुछ होने जाना नहीं है। डिप्लोमेटिक ऑप्शन, ये ऑप्शन में बात में दम है कि एक होता है डायरेक्ट कंसल्टेशन, एक होता है बैकडोर डिप्लोमेसी। बैकडोर डिप्लोमेसी में कुछ लोगों को, जिनको पता है कि सरकार का इनको विश्वास उपलब्ध है, वो साउंड कर सकते हैं कि भैया प्रेम से दे दो, नहीं तो फिर हम दूसरी तरीके से निकाल लेंगे, उसमें तुम्हारी इज्जत भी जाएगी। प्रेम से दोगे तुम्हारी इज्जत नहीं जाएगी, और अनकंडीशनल दे दो तो बेहतर है, कंडीशन दोगे तो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। ये वो डिप्लोमेटिक। फिर बायलैटरल टॉक्स कभी सफल हो ही नहीं सकता इस इश्यू पे। पाकिस्तान के साथ सर क्या बायलैटरल टॉक्स करेंगे? वो तो टेररिज्म की भाषा छोड़ता नहीं, तो तब तक टॉक्स कैसे होंगे? कुछ नहीं,
वायलेंट, वही तो फारूक अब्दुल्ला से पूछिए ना, महबूबा से पूछिए, और मणिशंकर अय्यर जो कुछ दिन पहले बोला था कि एटॉमिक बॉम्ब है उनके पास। ये लोग डरना पता चाहिए नहीं। सर, डरना चाहिए, पाकिस्तान से डरना चाहिए। ये डरना चाहिए। बचपन में गांव में हम लोग दिवाली में फुलझड़ी छोड़ते थे, फुलझड़ी, वही है उसके बाद एटॉमिक बॉम्ब। फुलझड़ी है, फुलझड़ी, कुछ नहीं है, वो एकदम नहीं है। इसको मैं बैकअप करना चाहता हूँ एक छोटा सा इंसिडेंट से। रात के करीब 2-2:30 बजे प्रेसिडेंट अमेरिका ने रिंग किया था वाजपेयी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, उस समय के प्रधानमंत्री, और उन्होंने कहा था कि मुशर्रफ न्यूक्लियर ऑप्शन के लिए सोच रहा है, तो आप देख लीजिए। तो वाजपेयी जी ने कहा था कि आप मुशर्रफ को बता दीजिए कि मैं 20 से 50% हिंदुस्तान को राइट ऑफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आश्वासन देता हूं कि पाकिस्तान कल का सूर्योदय नहीं देखेगा, इसको बता दीजिएगा। कहाँ गया न्यूक्लियर बॉम्ब? 1999 में तो उसके पास एटॉमिक पावर था ना, वो उस समय भी सो कॉल्ड न्यूक्लियर फुलझड़ी जो था उसको न्यूक्लियर एटॉमिक बम बोलता है, वो तो था ना फुलझड़ी। क्या हुआ? मणिशंकर अय्यर जी बताइए, क्या हुआ उस एटॉमिक बम का? फारूक अब्दुल्ला बताओ, क्या हुआ उस एटॉमिक बम का? महबूबा बताओ मुझे। ये जो पाकिस्तान परस्ती करती रहते हो तुम लोग, देशद्रोह करती हो, जिस देश में खाती हो उसी के साथ राष्ट्रद्रोह करती हो। तुम लोग को हिम्मत है तो कभी पैदल पे आ जाओ, बात कर लेते हैं, कितने पानी में पाकिस्तान, आ जाओ। ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, तो बायलैटरल टॉक संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का अस्तित्व इसी बात पे है, कश्मीर मुद्दे पे। आपको जान के, आपको तो मालूम होगा, बट आपके श्रोताओं को ये बात हो सकता है पता ना हो कि पाकिस्तान के संविधान में है कि डिफेंस ऑफ फॉरेन अफेयर्स आर्मी चीफ डील करेगा, प्रधानमंत्री नहीं। ये सच है भाइयों बहनों, उनके संविधान में है कि डिफेंस, सुरक्षा और फॉरेन अफेयर्स, विदेश नीति, ये आर्मी चीफ डील करेगा। या प्रजातंत्र है, वारे प्रजातंत्र, प्रजातंत्र। नवाज शरीफ को आने नहीं दे रहा था उस समय का आर्मी चीफ, मोदी जी 2014 में शपथ ग्रहण में। ये तो हालत है। तो बायलैटरल टॉक्स किस बात? क्या कश्मीर इश्यू पे बातचीत हो सकती है? कतई नहीं। वो नॉर्थ पोल है, हम साउथ पोल पे हैं, बात हो नहीं सकती। जब बात हो नहीं सकती तो बात सफल नहीं होगी। आप कभी भी देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री थोड़ा सा यदि प्रेम का इजहार करना शुरू करता है भारत के साथ, आर्मी चीफ का तुरंत 2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आता है, हम कश्मीर मुद्दे पे अड़े हैं, हमारा स्टैंड वही है, कश्मीर हमारा है। अब देखिए टाइमिंग, देखिए जहां गुटरगुम हुआ 2 दिन के बाद पलटी बात। सर, टाइमिंग एक और भी खतरनाक है। आप ये देखिए ना कि भारत के गृह मंत्री ने अगर ये स्टेटमेंट दिया, भारत के विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट दिया, डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, तो आप देखो वहां से पाकिस्तान से फवाद चौधरी तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं कांग्रेस के। उनको राहुल गांधी में बड़ी फायर नजर आने लगती है, उनको लगता है राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए। इन सबका भी तो रिलेशन है ना आपस में। क्यों नहीं फवाद चौधरी बड़ाई करेगा राहुल गांधी का? एक कहावत है, चोर चोर मौसेरा भाई। अब इसमें कौन चोर है मुझे नहीं पता, लेकिन कहावत है, हमारे बिहार में बहुत फेमस कहावत, चोर चोर मौसेरा भाई। मिली भगत है चीन, पाकिस्तान और नेहरू परिवार का। हो सकता है कांग्रेस में कुछ लोग हों जो अंदर अंदर नेहरू परिवार के सिद्धांत से, पॉलिसी से खुश नहीं हो सकता है, हो सकता है। लेकिन भाई कांग्रेस तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, ये तो पार्टी है नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसमें आज की तारीख में 3 डायरेक्टर हैं, सोनिया, राहुल और प्रियंका। ये 3 डायरेक्टर चलाते हैं पब्लिक इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्रजातंत्र तो है नहीं। तो सवाल ये है कि 2008 में एमओयू साइन किया चीन के साथ, मणिशंकर अय्यर गया था पाकिस्तान, कहा था हमको मोदी जी को हटाने में मदद करो। अभी मणिशंकर अय्यर कह रहा है कि वो एटॉमिक पावर है। तो इनकी भाषा और शैली देखिए। पाकिस्तान 370 हटने से बहुत नाखुश है, राहुल गांधी कहता है हम सत्ता में आएंगे 370 वापस लाएंगे। तो आप दोनों की शैली और भाषा देखिए, सेम डिट्टो, मिरर इमेज है, सेम है डिट्टो। इसका मतलब है, मैं एक प्रश्न रेज करना चाहता हूं,
मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान और चीन हमारा दुश्मन है कि नहीं? पहला प्रश्न। और यदि दुश्मन है तो जो कोई भी उसकी भाषा बोलता है और उसके सपोर्ट में खड़ा होता है, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिखता है कि वो एक दूसरे से का गुटरगुम कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी राष्ट्रद्रोही है। बिल्कुल, वो भी राष्ट्रद्रोही। एक दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन है, सिंपल। कहावत है अंग्रेजी में, एनिमी इज आवर फ्रेंड, एनिमीज फ्रेंड इज आवर एनिमी। सिंपल। दुश्मन का दुश्मन हमारा नेचुरल दोस्त हो जाता है, लेकिन दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन हो जाता है। ये सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सर मैं ये समझना चाह रही हूँ कि 10 सालों में पीएम मोदी के राजकाज में तो ये मांग बड़ी जोर शोर से उठ रही है कि पीओके हमारे साथ आ जाए, लेकिन हमारी पहले वाली सरकारों ने क्या किया? उन्होंने तो इस मामले को बिना वजह बढ़ने दिया। अगर नेहरू चाहते, इंदिरा चाहती, तो कब का ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता। सवाल तो उनकी मंशा पर ही है ना, कांग्रेस की मंशा पर है, क्योंकि कांग्रेस को ये अरेंजमेंट सूट करता है, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को। इसीलिए उन्होंने इस दिशा में कभी सोचा ही नहीं, कभी कुछ किया ही नहीं। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ की राजनीति तुष्टीकरण के चक्र में घूमती रहती है। लालू यादव क्या कहते हैं? MY, मुस्लिम यादव। मुलायम सिंह यादव क्या? MY, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन। आज कर्नाटका में क्या हो रहा है? क्या क्या पॉलिसी चेंजेस ला रहे हैं? सब मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति। हिंदू का टेम्पल्स का इनकम सरकार के पास जाता है, चर्च और मस्जिद का क्यों नहीं जाता? तुष्टीकरण। और सबसे बड़ी बात है कि जो संविधान है वो बोलता है राइट टू इक्वालिटी। ये संविधान बोलता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी। कहाँ इक्वालिटी है? कहाँ इक्वालिटी है? हिंदू टेम्पल में और मस्जिद में इक्वालिटी है? चर्च में इक्वालिटी है? क्या है? क्या हो रहा है ये देश में? तो सवाल ये है कि पाकिस्तान को पता है कि कांग्रेस को और नेहरू परिवार को पता है कि यदि वो पाकिस्तान को खुश करेंगे तो यहाँ के मुसलमान उनको वोट देंगे एन मास, थोक भाव में। और मुसलमान एन मास वोट करते हैं, थोक भाव से वोट करते हैं। ये कहानी है। ये बहुत डेंजरस गेम है। ये राष्ट्र का बहुत खतरनाक परिस्थिति हो गया है। आप देखिए, ये राहुल गांधी जो डोकलाम के था, उस समय चाइनीज एम्बेसडर के साथ डिनर कर रहे थे। क्या डिस्कस हुआ? आप दुश्मन देश के एम्बेसडर के साथ बैठ के डिनर कर, आपने बात क्या किया? क्या आपने MI को, मिलिट्री इंटेलिजेंस को बताया, IB को बताया, रॉ को बताया कि आपने क्या डिस्कस किया? क्या प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ किया आपने? क्या NSA को ब्रीफ किया आपने? होम मिनिस्टर को ब्रीफ किया, फॉरेन मिनिस्टर को ब्रीफ किया कि आपकी ये बातचीत हुई है और राष्ट्र हित में आपने ये पहलू रखा है? आपने बताया? सब नहीं बताया, चुपचाप, सब गोपनीय। 2008 का MOU गोपनीय, चाइनीज एम्बेसडर और उनसे लोग से क्या बातचीत गोपनीय है। वो तो भगवान का शुक्र है कि आजकल सोशल मीडिया है, तो चाइना ने जो राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा डाला वो पब्लिक डोमेन में आ गया। सर आपको लगता है कि पीएम मोदी या मोदी सरकार जो ये कह रही है कि NDA 400 पार, और अगर 400 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो बहुत कड़े फैसले लिए जाएंगे, बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे अगले 100 दिन में ही, तो आपको लगता है कि उनमें सबसे बड़ा मुद्दा ये भी हो सकता है पीओके को अपने साथ मिलाना? देखिए, मोदी जी का जो चरित्र है ना, उनका माइंड रीडिंग पढ़ना और समझना असंभव है। वो अगला कदम शतरंज में वो कौन सा खेल खेलेंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जानना। हाँ, आदमी थोड़ा सा लाउड थिंकिंग कर सकता है कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मोदी जी तो हमेशा सरप्राइज देते हैं, हमेशा हमेशा सरप्राइज देते हैं। जयशंकर जी को फॉरेन मिनिस्टर बनाए थे, तो जयशंकर जी का आप सोशल मीडिया पे वीडियो देखिए कि मैंने सोचा था कि मेरे को ऑडियंस में कोई अच्छा सीट मिल जाए, तो मुझे जो मेन स्टेज पे बुलाया तो मैं तो भौचक्का रह गया। और मुझे वो सीन याद है जब धीरे धीरे वॉक कर रहे, वो पीछे वाले लाइन में जा रहे थे, उनको कहे नहीं नहीं नहीं, फ्रंट रो में बैठो। चौथा पांचवा सीट पे आई थिंक कुर्सी पे बैठाया गया था, बिकॉज ही फॉरेन मिनिस्टर। तो कोई सोचा था? वैष्णव जी रेल मंत्री, ये दोनों कमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। तो
मिस्टर आर के सिंह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पावर में। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग हमारे नहीं हैं, ये दुश्मन के साथ मैत्री करके बैठे हैं और ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये तुष्टीकरण की राजनीति, मैं इशारों में बात करूंगा, खाली मेरा इशारा समझिएगा देशवासियों, मेरा इशारा समझिएगा। वक्त आ गया है कि तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करने की जरूरत है। आप मेरा आशा है इशारा समझ रहे होंगे। इससे बड़ा जो फैसला मुझे लगता है 2-3 फ्रंट पे करने की जरूरत है। ये जो लोग कुछ भी बोल देते हैं, जैसे राहुल गांधी बोल देता है चौकीदार चोर है और सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग लेता है, नहीं चलेगा। आप एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देंगे तो आप पॉलिटिकली बैन हो जाना चाहिए। आप या तो साबित करो, प्रूव इट, और ना तो बाहर, पॉलिटिक्स से बाहर। आप इस तरह से विदेश में जाते हो, ISI एजेंट्स आपके मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हो सोरोस को। अभी डोलू या डुल्लू क्या नाम है वो अमेरिका को आया हुआ है यहाँ पर रिजीम चेंज के लिए, जो स्पेशलिस्ट माना जाता है। तो ये लोग देश में आएंगे या राजद्रोह करने, रिजीम चेंज में? अरे इनको तो एयरपोर्ट से उठा लेना चाहिए। ये लैंड किया, उठा लो, गो बैक। तुम हमारे देश में वेलकम नहीं हो, तुम पॉलिटिकल इलेक्शन के साथ तुम इंटरफेरेंस कर रहे हो। गो बैक टू योर कंट्री, अपने देश वापस जाओ। ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की कमजोरी है। कुछ भी बोल दो और बाद में माफी मांग लो, ना, ऐसे नहीं चलेगा। कुछ मेजर चेंजेस पॉलिटिकल सिस्टम में, एक कोड ऑफ कंडक्ट लाना पड़ेगा, डूज एंड डोंट्स। ये कर सकते हो या नहीं कर सकते। जो नहीं कर सकते हो उसकी बहुत कड़ी सजा होनी चाहिए यदि कोई करता है तो। सर, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि 4 जून के बाद जब मोदी सरकार आएगी, थंपिंग मेजॉरिटी के साथ 400 सीटें आएंगी, तो उसके बाद ऐसे बहुत सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट पड़ोसी देश के लिए निकलेंगे। झटके यहाँ के विपक्ष को भी लगेंगे और पड़ोसी देश को भी लगेंगे। शायद यही वजह है कि वो इस वक्त कांग्रेस के लिए बैटिंग करते नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन पीओके में जो कुछ इस वक्त चल रहा है, उस पर आपने जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। भारत माता की जय हो, जय श्री राम।